मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है। ये आदमी जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। जंगल इतना घना था कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आदमी आगे बढ़ता रहता है, हालांकि सूरज ढल चुका है, लेकिन फिर भी ये निकलने की कोशिश कर रहा है और रास्ता ढूंढ रहा है। मगर वो ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ एक बोर्ड लगा हुआ होता है और उसके ऊपर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस बोर्ड को देखकर तो जैसे उसकी हवा निकल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो लिखा है उसका मतलब है कि अगर आप यहाँ तक आ गए तो आप वापस नहीं जा सकते। आसमान के ऊपर कालक छा गई थी और तमाम परिंदे एक ही दिशा में उड़ गए। उस घने जंगल के अंदर छुपने की कोई जगह तो नजर नहीं आ रही थी। ये आदमी बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगा ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती, वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे कोई खींच लेता है। कौन खींच रहा था उसे, किसने उसको अपनी तरफ खींचा, ये नहीं दिखाया गया, मगर उसकी तकलीफ भरी चीखें हमारे कानों के अंदर बैठ गईं। खैर ये किस्सा तो यहीं पे तमाम हुआ। मगर 6 दिन बाद एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीना है। वो शहर में रहती है। मीना को कोई खानदान या दोस्त तो नहीं है। वो एक पेट स्टोर के ऊपर काम करती है और उसका मालिक उसको एक तोता देता है जो कि उसने एक जू के अंदर डिलीवर करना है। मीना उस तोते को अपने घर पर ले जाती है क्योंकि उसे आज नहीं कल डिलीवर करना था। वो रात उस तोते के साथ गुजारती है। अगले दिन वो तोते को लेकर जू के लिए निकल जाती है। लंबी सड़क थी और अचानक से वो एक गलत मोड़ ले लेती है और जंगल के बीच में पहुंच जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर हमने पहले आदमी को गायब होते देखा था। वो गाड़ी को चलाते चलाते जंगल के अंदर पहुंच जाती है, मगर वो ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। वो वहाँ पर रुकती है और कहती है कि यहाँ पर कोई ना कोई होगा, मैं उससे मदद मांगती हूँ। वो अपना तोते वाला पिंजरा लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। अंधेरा भी होने लग गया था। अचानक सब परिंदे उड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। मीना को अब डर लग रहा था क्योंकि जमीन भी हिल रही थी। उसे लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है। अचानक से उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है और वो उससे दूर भाग रही थी। मीना उससे मदद मांगने के लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी, मगर वो बूढ़ी औरत तो रुकने का नाम नहीं ले रही। और मीना उसे कहती है कि मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता बताइए, मगर वो औरत तो रुक नहीं रही। लेकिन मीना उसके पीछे पीछे भागी जा रही है। जब मीना थक जाती है तो वो रुक जाती है और वो बूढ़ी औरत भी रुक जाती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे पीछे आ जाओ। मीना के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, वो उसके पीछे चले जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर अचानक से उसे घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर एंटर होते ही वो उस घर के दरवाजे को बंद कर देती है और लॉक्स लगाने लग जाती है। ये कोई घर नहीं था बल्कि एक अजीब सा कमरा था जिसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। वहाँ पर वो बूढ़ी औरत अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ कुछ और लोग भी थे। मीना बहुत ज्यादा डर गई थी और वो डर के मारे कहती है कि ये कौन सी जगह है। कोई जवाब नहीं देता। उसके बरक्स वो उसे कहते हैं कि आ जाओ, इस आईने के सामने खड़े हो जाओ। वो कहती है कि क्यों। फिर वो बूढ़ी औरत जिसका नाम मेडेलिन है वो कहती है कि तुमसे कोई मिलने आ रहा है। मीना कहती है कि कौन मिलने आ रहा है। बूढ़ी औरत कहती है कि वॉचर्स हमसे मिलने आ रहे हैं। अचानक से अजीब आवाजें आने लगती हैं। बूढ़ी औरत कहती है कि वॉचर्स खुश हैं, वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मीना बहुत परेशान होती है। वॉचर्स जिनके बारे में ना तो वो जानती है, ना मेडेलिन जानती है और ना ही हमें फिल्म में उनको दिखाया गया है। कौन है ये वॉचर्स और वो इन सब से क्या चाहते हैं। ये फिल्म इन सवालों को छोड़कर सुबह कर देती है और सुबह होते ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। मेडेलिन कहती है कि वॉचर सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं, दिन के वक्त हम जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना इस जंगल में रहना नहीं चाहती थी। ऑब्वियसली वो यहाँ से निकलना चाहती थी और वो निकलने के लिए आगे बढ़ती है, मगर मेडेलिन उसे कहती है कि ये तुम्हारा कोई अच्छा फैसला नहीं है। इस जंगल से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। हमें रात होने से पहले वापस इस घर में आना पड़ेगा। अगर तुम ना आ पाई तो वो वॉचर्स तुम्हें वॉच करने के बजाय तुम्हें ईट कर जाएंगे। लेकिन इस भाषण के बावजूद मीना के कान पे चों भी नहीं रेंगती और वो अपने तोते को लेकर वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही वो आगे जाती है उसी वो वही साइन नजर आता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो कहती है कि चलो सूरज की तरफ बढ़ती हूँ, शायद मैं यहाँ से निकल सकूं। लेकिन जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक उसे जमीन के नीचे से झटका महसूस होता है जैसे उसे कल रात को हुआ था। वो डरकर वापस घर की तरफ भागती है। वो हार गई थी। यहाँ मेडेलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब शौक से यहाँ पे रह रहे हैं? हम सब यहाँ से भागने की कोशिश कर चुके हैं। तुम्हें पता है ये जंगल बहुत अजीब है। ये जंगल रूहों को अपनी तरफ खींचता है और फिर इंसानों को दिखाता है। ये बहुत अजीब सी चीजें दिखाता है। अगर तुम इसके बारे में ज्यादा सोचो तो ये तुम्हें पागल भी कर सकता है। इसीलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो सिर्फ हमारे साथ रहो। ये जंगल एक शिकारी है और वो तुम्हें चीर फाड़ खाएगा और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। मेडेलिन उसे बहुत सारे साइन बोर्ड दिखाती है जिनके ऊपर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा होता है और ये पूरे जंगल में एक दायरे के अंदर फैले हुए थे। मीना कहती है कि ठीक है ये साइन बोर्ड्स मौजूद है, मगर इन्हें लगाया किसने है। मेडेलिन कहती है कि इसे जिसने भी लगाया उसने बहुत ही कैलकुलेशन करके लगाया है क्योंकि ये उस घर से आधा दिन दूर है। अगर तुम ना निकल पाओ तो तुम्हें वापिस आना पड़ेगा और अगर तुम वापिस ना आ पाओ तो तुम किसी ना किसी का खाना
खाना बन सकती हो। वो कहती है कि ये जिसने बनाया वो किसी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। ऑब्वियसली मैथमेटिकल काम कोई प्रोफेसर ही कर सकता है। और इसके बाद अंधेरा आना शुरू हो जाता है और वो लोग फिर से उसी घर में आ जाते हैं। मगर आज फिर वॉचर्स उन्हें देखने आते हैं। वो हर रात उन्हें देखने आते हैं, मगर आज एक लड़की जिसका नाम कीरा है वो उनके लिए वहाँ पर खड़े होकर डांस करती है। मैडेलिन कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो रोज चारों को देखने आते हैं, वो किसी एक से भी एंटरटेन हो सकते हैं। उनको खुली छूट थी कि वो जो मर्जी कर सकते हैं उस कमरे में, मगर वो आईने की तरफ अपनी पीठ करके खड़े नहीं हो सकते थे। रात के वक्त तो वॉचर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते थे उनके लिए, मगर दिन के वक्त उन्हें और भी बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। वो रोज जंगल में कुछ ना कुछ शिकार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पेट भी तो भरना है ना, ऐसे कैसे जिंदा रहेंगे वो। इसीलिए मीना और कीरा जंगल में अपना खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मीना कीरा से पूछती है कि वॉचर्स क्या है। कीरा कहती है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैडेलिन का एक नजरिया है। वो कहती है कि वॉचर्स हमें रोजाना देखते हैं, वो हमें ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारी जिस्म की बनावट को देखते हैं, बस यही वो चाहते हैं। लेकिन मैडेलिन कहती है कि अगर हम उन वॉचर्स को देख लें तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा मीना को एक गड्ढा दिखाती है और कहती है कि इस जंगल में ऐसे बहुत सारे गड्ढे हैं। दिन के वक्त ये सब वॉचर्स इन गड्ढों के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो रोशनी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए वो गड्ढों के अंदर रहते हैं। कीरा उसे कहती है कि वो यहाँ पर 6 माह से फंसी हुई है, हम बस रोजाना शिकार करते हैं और रात को जो करते हैं उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। कीरा कहती है कि मेरा शौहर भी मेरे साथ इस जंगल में फंस गया था, मगर वो कह रहा था कि मैं जंगल में वापसी का रास्ता ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और वो अभी वापसी का रास्ता ढूंढने गया हुआ है। लेकिन जैसे ही वो वापस आएगा तो वो हमें रास्ता बताएगा और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मेरी तो इसके ऊपर उम्मीद कायम है। मगर दोस्तों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वो जो आदमी हमें मूवी की स्टार्ट के अंदर दिखाया गया था वही उसका हस्बैंड था और उसे तो वॉचर्स ने खा लिया था। मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसे खींच लिया था और चीखों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो घर आती हैं तो मैडेलिन उनको यहाँ पर जिंदा रहने के 3 कायदे बताती है। पहला ये कि कुछ भी हो जाए वो रात को अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेंगी। दूसरा ये कि वो रात को आईने की तरफ पीट करके नहीं खड़ी होंगी। और तीसरा ये कि वो दिन में उन सुराखों के पास भी नहीं भटकेंगी। अब रात हो जाती है और मीना का उन वॉचर्स को लेकर तजस्सुस बढ़ता जाता है, इसीलिए वो आईने की आवाज सुनने की कोशिश करती है। जब वो कुछ नहीं सुन सकती तो वो आईने की तरफ पीट कर लेती है। जैसे ही वो ऐसा करती है तो वो वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस आईने के ऊपर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं और उस आईने के ऊपर एक क्रैक भी आ जाता है। मैडेलिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, और उसको सीधा करके खड़ी कर देती है। ऐसा करने के बाद वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है और वो आईने को पीटना बंद कर देते हैं। खैर, किसी तरह ये रात भी गुजर जाती है। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है, क्योंकि मीना अपने अच्छे दिनों को जाया नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी वॉचर को देखा है? डैनियल कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। फिर मीना डैनियल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब कहानियां मैडेलिन की गढ़ी हुई हैं, मुझे इनके ऊपर कोई यकीन नहीं है, वो हमें बस अपनी कहानियों के अंदर फंसा रही है, हमें इन सुराखों को चेक करना चाहिए, शायद इसके अंदर हमें कुछ मिल सके। अब डैनियल भी तो एक फंसा हुआ इंसान है ना, वो भी तो यहाँ से निकलना चाहता है। वो कहता है ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। मीना एक रस्सी की मदद से उस सुराख के अंदर जाना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ से डैनियल ने उस रस्सी को पकड़ा होता है कि खुदा न खास्ता अगर मीना को कुछ हो जाए तो वो उसे बाहर खींच ले। जैसे ही मीना उस सुराख के अंदर जाती है तो उसे कोई वॉचर नहीं मिलता वहाँ पे, मगर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मीना ये चीजें इकट्ठा करती है और वो सुराख से बाहर ले आती है। मीना कहती है कि ये जरूर उन इंसानों की चीजें हैं जो कि इस जंगल में गायब हो चुके हैं। मगर मीना डैनियल से कहती है कि जब मैं सुराख से बाहर आ रही थी तो मैंने किसी की उंगलियां देखी थी, मगर वो कहती है कि मैं नहीं देख सकी कि वो क्या था, कौन था, मगर वो उन सारी चीजों को अपने साथ उस घर में ले जाती है। मैडेलिन ने उससे पूछा कि ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? वो उन्हें झूठ बोल देती है कि उन्हें ऐसे ही जंगल में मिली थी। मैडेलिन कहती है कि मैं जो यहाँ रहती हूँ पूरे जंगल के अंदर इस तरह की कोई चीज नहीं पाई जाती, तुम्हें ये सब जरूर किसी गड्ढे के अंदर से मिला है। वो उससे बार बार पूछती है कि तुमने उस सुराख के अंदर क्या देखा था, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। मीना को सुराख के अंदर से एक कैमरा भी मिला था, उसने इस कैमरे को एक सीसीटीवी कैमरे में तब्दील कर दिया और घर के बाहर लगा दिया ताकि वो देख सके कि वॉचर्स कौन है और वो कैसे दिखते हैं। मैडेलिन उन्हें समझाती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर वो लोग नहीं मानते और वो ऐसा कर देते हैं। आज वो लोग उन वॉचर्स के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन्हें देख सकें, लेकिन वॉचर्स तो अभी तक नहीं आए थे। लेकिन आज उनके साथ कुछ अजीब होता है, उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक होने लगती है। कीरा सोचती है कि शायद उसका शौहर है जो रास्ता ढूंढकर यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए उठकर वो दरवाजा खोलने जाती है। मगर मैडेलिन उसे कहती है कि अबे तू पागल है क्या, तू खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी, ये तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि वॉचर्स हैं। मगर कीरा को मैडेलिन के ऊपर यकीन नहीं आता, इसीलिए मैडेलिन उसे कहती है कि सुकून करो,
तुम उसका कोई इम्तिहान ले लो, तुम उसे कोई ऐसी बात पूछ लो जो सिर्फ उसको और तुम्हें बताओ। अगर वो तुम्हारी बात का जवाब दे दे तो वो तुम्हारा हस्बैंड है और हम दरवाजा खोल देंगे। कीरा इस बात पर एग्री कर जाती है और वो बाहर खड़े आदमी से एक किताब के बारे में पूछती है जो कि उसके हस्बैंड को पता था और उसको जवाब भी देना चाहिए था, मगर उसका जवाब नहीं आता और इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वो एक वॉचर है। फिर वो दरवाजा नहीं खोलते। फिर वॉचर्स उस कैमरे को तोड़ देते हैं। सभी वॉचर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो उनके घर के बाहर उस आईने को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग उस आईने के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। इस अमल के बाद उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। उस रात उनके साथ बहुत बुरा हुआ। फिर डैनियल और मीना फैसला करते हैं कि वो मैडलिन को सच बता ही देते हैं कि वो उस सुराख में गए थे। वो ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मुझे तो पहले ही पता था, तुमने एक कानून तोड़ा है। मैडलिन जाकर उन सारी चीजों को उस सुराख के अंदर दोबारा से फेंक देती है और कहती है कि मीना अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो ना तो तुम्हें सब रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है। वक्त गुजरता जाता है और मौसम बदल जाता है। अब वहाँ पर सर्दियाँ आ चुकी थी, मगर वो तो वहाँ पर फंसे हुए थे ना। वो क्या करते सर्दियों में, वहाँ मौजूद सभी लोग वहाँ से बाहर जाने की उम्मीद खोकर जिंदगी गुजार रहे थे, मगर मीना को बाहर जाने पर बहुत उम्मीद थी। वो रोजाना बाहर जाकर रास्ता तलाश करती थी और एक नक्शा बना लेती थी कि आज वो कहाँ गई और कौन सा रास्ता ऐसा बाकी है जहाँ पर वो जा सकती है। और उसे यकीन था कि वो इस नक्शे की मदद से कभी ना कभी यहाँ से निकल जाएगी। खैर वहाँ पर सर्दियाँ थी तो खाने की भी बहुत ज्यादा कमी थी और खाने की कमी होने की वजह से ना सिर्फ उनकी जिस्मानी बल्कि ज़हनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस सब के दौरान मैडलिन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। वो मैडलिन और मीना को बाहर ही छोड़ देता है और कीरा को उस घर के अंदर ले लेता है। अब रात होने वाली थी। मैडलिन और मीना उस दरवाजे के ऊपर जोर जोर से दस्तक देते हैं कि हमारे लिए दरवाजा खोल दो, वो वॉचर्स आने वाले हैं। वो दरवाजे को जोर जोर से पीटते हैं, वो भीख मांगते हैं, मगर वो दरवाजा नहीं खोलता। अब रात हो गई थी और अभी भी वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो वहाँ से निकलते हैं। वो कहते हैं कि या तो वॉचर्स आ जाएंगे। वो किसी दरख्त के नीचे छुप जाते हैं ताकि कोई वॉचर उन्हें देख न ले। इस वक्त मैडलिन और मीना के साथ साथ हमें भी उन वॉचर की एक झलक दिखाई जाती है। वो लंबे, पतले और बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वो अपने सुराखों से निकलते हैं और इंसानों को देखने के लिए उस घर की तरफ जाते हैं। जब उन्हें वहाँ पर मैडलिन और मीना नहीं मिलते तो वो समझ जाते हैं कि वो जंगल में कहीं गुम है। तो वो जंगल के अंदर घूमने लगते हैं ताकि वो उन्हें ढूंढ कर खा सकें। जब वो मखलूक वहाँ से दूर चली जाती है तो मैडलिन और मीना वहाँ से वापस आते हैं और उस घर का दरवाजा दोबारा से खटखटाने लगते हैं। इस बार वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और डैनियल से उस दरवाजे को खोलने के लिए भीख मांगते हैं। वो बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उनकी जान तो बस एक तिनके के ऊपर फंसी हुई थी, मगर इस बार डैनियल दरवाजा खोल देता है। वो अंदर घुस जाते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। मैडलिन कहती है कि मैंने तुम सबसे झूठ बोला कि मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। हकीकत में मैं यहाँ की मखलूक को ऑब्जर्व करने आई थी क्योंकि मैंने इनके बारे में किताबों में पढ़ा था। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने उन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये मॉन्स्टर्स है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और चालाक हैं और वो तो किसी की शक्ल में भी आ सकते हैं। जब मैंने उन्हें देखा था तो वो तो मेरी शक्ल में आगे आ गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। मैंने उनकी हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हर दिन हमें कुछ न कुछ ऑब्जर्व करते हैं और वो हमारे जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो हर रोज गेट पर आते हैं और हमें देखते हैं। इस दौरान वो दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है। वो मखलूक उनकी तरह बात कर रही थी और वो अंदर आना चाहती थी, मगर वो दरवाजा नहीं खोल सकते थे। लेकिन अगर वो दरवाजा ना भी खोलते तो वो मखलूक के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि वो उस दरवाजे को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अब उन्हें वहाँ पर छुपने की जरूरत थी, मगर वो उस घर के अंदर कहाँ छुप सकते थे। अब तो उनकी मौत निश्चित थी। मगर तभी डैनियल को अपने पाँव के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे वहाँ की जमीन थोड़ी अनइवन सी लगती है और जब वो वहाँ से कारपेट को उठाता है तो उसे एक बंकर दिखाई देता है। वो बिना वक्त ज़ाया किए उस बंकर के अंदर चला जाता है और उसके पीछे वो तमाम लोग उस बंकर के अंदर आ जाते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि वो इतने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे और उसे इस जगह का पता ही नहीं था। बंकर में तो बहुत ज्यादा सहूलतें थी, हजारों दिनों का खाना, टीवी, टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें। खैर उन्हें वहाँ पर थोड़ा चैन का सांस आता है। मीना ये जानना चाहती थी कि ये जगह किसने बनाई थी, इसलिए वो कंप्यूटर को ऑन करती है। कंप्यूटर पर इंटरनेट तो नहीं था लेकिन कुछ डाटा सेव था। जब वो उस डाटा को खोलती है और उसकी वीडियोस देखती है तो उसे पता चलता है कि ये जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी और वो इस जगह के ऊपर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने इस बंकर को बनाया था। वो पैसों का लालच देकर कुछ लोगों को वहाँ पर लाता था और ऊपर वाले कमरे के अंदर छोड़ देता था और खुद वो इस बंकर के अंदर रहता था और फिर वॉचर्स वहाँ पर आकर उन्हें खा जाते थे। अपनी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन ने बताया कि वो मखलूक कोई मॉन्स्टर्स
नहीं है, बल्कि वो परियां हुआ करती थी और इंसानों के साथ रहा करती थी। मगर इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और वो इस जंगल में उन्हें फंसाकर वहाँ से भाग गए। वो बहुत सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से अपना जादू और अपने पंख खो चुकी थी। इसके अलावा डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उन्हें अपनी रिसर्च के दौरान एक ऐसी परी भी मिली जो कि रोशनी के अंदर भी बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसने मार्टिन को नहीं मारा, इसीलिए वो उसे इस जगह पर ले आया था। उस परी ने मार्टिन के साथ रहते हुए बहुत कुछ सीख लिया था, मगर फिर उनका झगड़ा हो गया था। कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियोस थी और मार्टिन ने हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया हुआ था, मगर मीना सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ। इसीलिए वो आखिरी वीडियो प्ले करती है और आखिरी वीडियो के अंदर डॉक्टर मार्टिन ने उन लोगों के लिए पैगाम दिया था जो कि यहाँ पर फंस चुके हैं। उसने कहा कि अगर तुम उस दिशा में भागो जिस दिशा में परिंदे उड़कर जाते हैं तो तुम इस जंगल से बाहर जा सकते हो। उसने अपने रिकॉर्डेड मैसेजेस में एक और बात भी गई थी कि अगर कोई इंसान यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी जाकर मेरी रिसर्च को तबाह कर दे। कुछ राज राज ही रहने चाहिए, मगर फिर भी वो इस रात बहुत इंजॉय करते हैं और पुरसुकून तरीके से गुजारते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता पता चल चुका था। फिर जब वो सुबह को उस बंकर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उन वॉचर्स ने उनका वो महफूज घर बिल्कुल तबाह कर दिया था। अब वो जंगल में जाकर वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर ने बताया था वो तो शाम को आने थे। अगर वो शाम को उनके पीछे भागना शुरू करेंगे तो रास्ते में उन्हें कोई ना कोई वॉचर तो पकड़ के खा ही लेगा। मगर अब मीना का वो पैरेट उनके काम आता है। वो सुबह को ही उस पैरेट को आजाद करते हैं और वो देखते हैं वो किधर को उड़ रहा है तो वो उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिलती है। इस कब्र को देखकर मैडलिन बहुत अजीब बात बोलती है। वो कहती है कि एक वक्त था जब वो इंसानों के साथ रहती थी, इंसानों ने उन्हें धोखा दिया और वो जंगल को छोड़कर यहाँ से भाग गए। अब क्योंकि परियां अपना जादू खो चुकी हैं इसीलिए वो इस जंगल से नहीं निकल सकती। वो चलकर एक स्ट्रीम तक पहुँचते हैं और अब वो स्ट्रीम के जरिए वहाँ से निकल सकते थे। अब तो शाम भी हो चुकी थी, वॉचर्स अब अपने सुराखों से बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो मार्टिन की बोट में बैठकर वहाँ से दूर चले जाते, डैनियल को अपना साथी जॉन नजर आता है। वो बहुत जख्मी था और डैनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी लोग बोट में बैठ जाते हैं। डैनियल के वापस आने से पहले उन्हें पता चलता है जो शख्स डैनियल की मदद मांग रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक वॉचर है और वो इंसानी लिबास में यहाँ पर आया। वो अब डैनियल की शक्ल लेकर ही डैनियल के सामने आ चुका था। वो तमाम लोग तो अब डैनियल के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उस परी ने उसको मार दिया और उसके माथे के ऊपर एक निशान छोड़ दिया। उन्हें पता था कि परियां इस स्ट्रीम के अंदर नहीं आ सकती और वो इसको पार नहीं कर सकती। आखिरकार वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके थे और वो शहर पहुंच जाते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मीना मार्टिन की यूनिवर्सिटी में जाती है और उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी तमाम रिसर्च को तबाह कर देती है। डाटा को तबाह करने से पहले उसे एक नई चीज पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और परियां साथ रहा करते थे तो वो शादी भी कर लिया करते थे और उनके बच्चे भी हुआ करते थे और उन बच्चों को हाइब्रिड्स कहते थे। उसे ये भी पता चलता है कि मैडलिन जो उसे वहाँ मिली थी वो प्रोफेसर की बीवी थी। उसे ये बात समझ नहीं आती कि मैडलिन ने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वो उसकी बीवी है, और अगर वो उसकी बीवी थी तो उसे ये क्यों नहीं था पता कि यहाँ पर एक बंकर मौजूद है। वो इस बात को डिस्कस करने के लिए कीरा के पास जाती है। वो कीरा के पास जाकर उसे कहती है कि मैडलिन जो हमें जंगल में मिली थी वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की बीवी थी, लेकिन उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो उसकी बीवी है और वो एक इंसान नहीं है बल्कि वो एक परी है जो कि अपनी शक्ल बदल सकती थी। कीरा ये सब सुनकर बहुत हैरान होती है। हकीकत में तो प्रोफेसर की बीवी मैडलाइन बहुत साल पहले लंग कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उससे इतना प्यार करता था कि वो फिर से उसके साथ रहना चाहता था। तभी प्रोफेसर ने उन परियों को ढूंढा और जब उसने उसको अपनी बीवी की तस्वीर दिखाई तो उसने उसकी शक्ल ले ली। जब वो ये सब मीना को बता रही थी तो उसे एहसास होता है कि ये सब उसको मैडलिन बता रही है, ना कि कीरा। जब मीना वहाँ पर आई थी तो जो शख्स कीरा की शक्ल में था उसने कीरा को बेहोश कर दिया था और वो खुद कीरा बनकर मीना से बातें कर रहा था। इसके बाद वो मीना के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज राज ही रहे। मारने से पहले वो कहती है कि मैं जंगल में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी और सारी परियां मुझ पर हंसा करती थी। मैं तो दिन में भी बाहर जा सकती थी, इसीलिए उन्हें मुझ पर गुस्सा आता था कि वो यहाँ से नहीं निकल सकती। मीना कहती है कि तुम सिर्फ मुख्तलिफ नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी क्योंकि तुम एक हाइब्रिड हो, मतलब तुम आधी इंसान और आधी परी हो। ये वजह है कि तुम इंसानों और परियों दोनों के साथ रह सकती हो और इस वजह से तुम इस जंगल से निकल पाई। जब मीना ने उसको सच बताया तो मैडलिन को उसके पर और उसका जादू वापस मिल गया। इसके बाद वो मीना को वहाँ पर छोड़ देती है और उड़कर वहाँ से चले जाती है। अब हमें कुछ हफ्तों बाद का दिखाया जाता है। मीना अपनी बहन के पास गई थी क्योंकि वो जंगल के वाकयात के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी और वो अब अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन से कहा कि मुझे लगता है कि वो परी अब भी मुझे देख रही है। मीना की बहन कहती है कि फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। कहानी के आखिरी सीन में छोटी बच्ची दिखाई देती है। वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी जो अब भी एक लड़की के रूप में उनकी दुनिया में रहती थी और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें।